अस्सलामुअलैकुम। उमर अकेडमी में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको कंप्यूटर की 5th चैप्टर की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करवाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज में आ जाते हैं चूज़ द राइट आंसर्स। तो सबसे पहले MCQs में हमसे पूछता है द ब्रॉड टर्म दैट इनकम्पासेस डिफरेंट हार्मफुल सॉफ्टवेयर इज़, कि इनमें से कौन सी जो टर्मिनोलॉजी है वो हार्मफुल सॉफ्टवेयर्स को कलेक्टिवली एक्सप्लेन करती है। तो सबसे पहले हमारे पास वायरस है। तो वायरस एक पर्टिकुलरली एक सिंगल टाइप का जो है ना सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को कहते हैं जो कि आपके डाटा को करप्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये हर किस्म के डिफरेंट मेलवेयर प्रोग्राम्स को शो नहीं करता। इसी तरह एडवेयर भी जो होता है वो एक ख़ास किस्म का जो है ना एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके पास मुख्तलिफ एडवर्टिजमेंट के बॉम्ब्स जो हैं वो खोल देता है, यानी बहुत सारी एडवर्टिजमेंट्स आपको डिस्प्ले करेगा। स्पाईवेयर भी एक यूनिक टाइप का प्रोग्राम होता है जिसकी मदद से आपके कंप्यूटर से आपका डाटा थेफ्ट किया जाता है, यानी कि आपकी बिना इंफॉर्मेशन के आपकी जो आपका डाटा होता है उसकी सारी कॉपी जो है सेंडर को सेंड कर दी जाती है किसी पर्टिकुलर एड्रेस पे। तो बी ऑप्शन मेलवेयर वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि मेलवेयर का मतलब होता है मेलिशियस सॉफ्टवेयर्स या वो सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपके डाटा को, या आपकी बिना इजाज़त के डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये सिंगल टर्मिनोलॉजी इन सब को कलेक्टिवली एक्सप्लेन करती है। तो भी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट MCQs में हमसे पूछता है कि द ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म दैट ओनली अलाउज द रियल पर्सन टू एक्सेस डाटा और डिवाइस, कि कौन सा इसमें से ऐसा तस्दीक का अमल है। ऑथेंटिकेशन का मतलब तस्दीक करना, तो जिसके ज़रिए किसी भी रियल पर्सन को डाटा की एक्सेस या डिवाइस की एक्सेस फराहम की जाती है। तो देखें इसमें सबसे पहले जो है वो यूज़र नेम और पासवर्ड है। ये ऑथेंटिकेशन का तो तरीका है, लेकिन किसी भी रियल पर्सन की आइडेंटिफिकेशन के लिए ये सूटेबल नहीं है, क्योंकि कोई भी बंदा आपका यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करके जो है वो ऑथेंटिकेशन हासिल कर सकता है। और यहाँ हमसे कह रहा है कि वो मैकेनिज्म बताइए जिसमें सिर्फ और सिर्फ किसी रियल पर्सन को उसकी रियल प्रेजेंस में एक्सेस ग्रांट किया जाए, कि आपकी मौजूदगी में आपको जो है ना एक्सेस ट्रांसफ़र करने के लिए ना तो यूज़र नेम और पासवर्ड करेक्ट ऑप्शन है, ना ही पिन भी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। लेकिन कोई भी बंदा जिसके पास किसी ने अगर हैक किया है या उसने आपका किसी तरह से हासिल किया है तो वो आपकी गैर मौजूदगी में एक्सेस कर सकता है। स्कैन कोड के साथ भी ऐसा किया जा सकता है, लेकिन बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन जो होती है वो बिना रियल पर्सन की प्रेजेंस के नहीं एक्सेस की जा सकती। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट में हमसे कहता है नंबर 3 में सॉफ्टवेयर आर मोस्टली प्रोटेक्टेड अंडर, कि सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनको इनमें से किस तरीके के ज़रिए प्रोटेक्ट किया जाता है। तो सॉफ्टवेयर जो है वो ना तो पेटेंट्स, ना ट्रेडमार्क्स, ना लोगोस, बल्कि ऑप्शन बी जो है वो कॉपीराइट्स के तहत जो है उनको सिक्योरिटी और जो है प्रोटेक्शन दी जाती है। और अगर आप जो है किसी सॉफ्टवेयर की इलीगल तरीके से जो है कॉपी करते हैं या उसको एक्सेस करते हैं तो वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट कहलाती है। उसके बाद नंबर 4 में हमसे कहते हैं कि द प्रोफेशनल एथिक्स इन कंप्यूटर फील्ड इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज, कि किसी भी कंप्यूटर फील्ड के अंदर ख़ास तौर पे जो एथिक्स होते हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए प्रोफेशनल एथिक्स का मतलब होता है कुछ इखलाकियात, कुछ काम करने के अदब आदाब। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं टीचिंग कर रहा हूँ और टीचिंग करने के कुछ आदाब होते हैं कि जो है ना टीचर की एक पर्सनैलिटी होती है, उसका एक बिहेवियर होता है। अब अगर मैं ख़ुद क्लास के अंदर अगर बदतमीज़ी से बात करूँगा या मेरी लैंग्वेज अच्छी नहीं होगी या मैं मुंह में पान छालिया गुटखा भर करके आऊँगा और बच्चों को पढ़ाऊँगा, तो ये जो है एक टीचिंग एथिक्स के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। अगर ख़ुद ही अच्छी बातों पे अमल नहीं करूँगा तो दूसरों को किस मुँह से खाऊँगा। तो कंप्यूटर के अंदर और हर फील्ड के अंदर कुछ ना कुछ आदाब होते हैं, आपके काम करने के मैनर्स होते हैं। तो हमारे लिए क्यों ज़रूरी होते हैं मैनर्स? वो इसलिए ज़रूरी होते हैं कि हमारे पास मैनर्स को इख्तियार करने से एक हेल्दी और एक पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। अब आपको अगर मैं अबे तबे करके समझाऊंगा तो आपको समझ तो बात आ जाएगी, लेकिन क्या है कि आप टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे कि यार इनका एटीट्यूड सही नहीं है, इनकी लैंग्वेज सही नहीं है। अब इस लैंग्वेज सही ना होने पर आप ना तो कानूनी तौर पे कोई कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है ना ही आप जो है कोई किसी किस्म की मुझे पेनल्टी लगेगी। लेकिन क्या है कि एक वर्क एनवायरनमेंट ख़राब हो जाएगा, ऐसे टीचर से जो है बच्चे सही तरह से अंडरस्टैंडिंग नहीं हासिल कर पाएंगे। तो आप किसी भी प्रोफेशन को ज्वाइन करें वहाँ पर अपने वर्क एथिक्स का बहुत ज़्यादा आपको ख्याल रखना चाहिए। ओके, 5th में हमसे कह रहा है कि फ्री एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होता है उसमें ऑफन इनमें से कौन सी बात होती है। फ्री एंटीवायरस के अंदर ए ऑप्शन में एक्सपायर हो जाता है कुछ देर बाद। नहीं, फ्री एंटीवायरस जो होता है वो एक्सपायर
नहीं होता क्योंकि वो पहले फ्री दे रहे होते हैं। हाँ, अलबत्ता बी ऑप्शन इनका बिल्कुल करेक्ट है कि ऑफर ओनली लिमिटेड सर्विसेज, कि फ्री एंटीवायरस से आपकी जो सर्विसेज होती हैं वो लिमिटेड होती हैं और आप उसको अपडेट भी कर सकते हैं, लेकिन ये कि अगर उसमें अपडेट परचेज के साथ मुंसलिक किया हुआ है तो फिर वो अपडेट नहीं होगा। अलबत्ता वो अपनी लास्ट जो भी उनकी जो सॉफ्टवेयर फाइल्स थी डिटेक्ट करने की एंटीवायरस की, उन्हीं के तहत वो जो है आपकी सॉफ्टवेयर की सिस्टम में स्कैनिंग करता रहेगा, एक्सपायर्ड नहीं होगा। और डी ऑप्शन है कि कैन नॉट बी परचेज, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है भाई, कि आप फिर एंटीवायरस को बाद में जब चाहें उसको परचेज करके आप दोबारा से अपडेट और अपग्रेड कर सकते हैं। अब नंबर 6 में हमसे कहता है कि कॉपिंग एंड पेस्टिंग सम टेक्स्ट फ्रॉम इंटरनेट विदाउट एक्नॉलेजिंग द रियल ऑथर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कि अगर आप इंटरनेट से कोई भी बिना किसी क्रेडिट दिए किसी का काम खाली कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, जो ज़्यादातर हमारी यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में असाइनमेंट्स में किया जाता है, तो ये प्लेजियरिज्म कहलाती है। और ये बहुत ही बुरी हरकत है कि आप अगर किसी की कोई आइडिया या किसी की कोई वर्किंग को कॉपी करते हैं तो आपको ऑथर को क्रेडिट देना चाहिए है। ठीक है भाई, ओके। अब नंबर 7 में कह रहे हैं कि सिंस इट डज नॉट हार्म और स्टील डाटा द लीस्ट हार्मफुल मेलवेयर इज, कि इनमें से कौन सा मेलवेयर है जो सबसे ज़्यादा लीस्ट हार्मफुल है, सबसे कम नुकसान पहुंचाता है। वायरस तो बहुत डेंजरस होता है, ये आपके लिए जो है ना डाटा को डिलीट कर देता है या डाटा को करप्ट कर देगा, तो आपकी कंप्यूटर की फंक्शनिंग बहुत सीरियसली डैमेज होगी। इसी तरह स्पाईवेयर भी आपका डाटा स्टील भी करता है, तो ये भी हार्मफुल है बहुत ज़्यादा। ट्रोजन भी ऐसे ही काम करता है। लेकिन एडवेयर जो होता है वो आपका ना तो डाटा स्टील करता है ना डाटा को करप्ट करता है, ये सिर्फ और सिर्फ एडवर्टिजमेंट सॉफ्टवेयर होता है। ये हमें एनवाय ज़रूर करता है, लेकिन ये हमारे कंप्यूटर को या हमारे डाटा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ये सिर्फ बहुत सारी एडवर्टिजमेंट हमारे सामने ओपन कर देता है। उसके बाद नंबर 8 में हमसे कहते हैं कि द मेलवेयर दैट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ एंड डज नॉट नीड टू अटैच विद एनी फाइल, कि कौन सा ऐसा मेलवेयर है जो कि खुद ब खुद ही सेल्फ ऑटोमेटिकली अपने आप को जो है रेप्लिकेट कर सकता है, कॉपी कर सकता है, और जो है उसको किसी फाइल के साथ एसोसिएशन की, अटैचमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है वॉर्म, डी ऑप्शन, क्योंकि बाकी वायरसेस किसी फाइल के साथ अटैच होकर के आते हैं, लेकिन वॉर्म एक दफ़ा अगर एग्जीक्यूट हो जाए तो ये से किसी फाइल के साथ एसोसिएशन, अटैचमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खुद ही अपनी डुप्लीकेट कॉपीज़ बनाता रहता है और आपकी कंप्यूटर की हार्डवेयर रिसोर्सेज पे और डाटा पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर डालता है, परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है। ओके, अब नंबर 9 में हमसे कहता है थ्रू विच वायरस स्प्रेड्स, कि इनमें से कौन से तरीके से वायरस फैलता है। ईमेल अटैचमेंट के ज़रिए, जी बिल्कुल फैलता है। बी इंटरनेट डाउनलोड्स, इस तरीके से भी बिल्कुल फैलता है कि आप इंटरनेट से कुछ डाउनलोड करेंगे उसके साथ वायरस भी अटैच होगा। सी ऑप्शन भी करेक्ट है कि फ्लैश डिस्क और CD रोम से भी आपके जो हैं वायरस स्प्रेड होता है, क्योंकि अगर आपकी USB डिस्क में ऑलरेडी वायरस है या किसी और की USB ड्राइव में वायरस है और वो आपने जो है अपनी डिस्क लगाई अपने कंप्यूटर में, और अगर आपके पास एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं है या इंस्टॉल है वो डिटेक्ट नहीं कर सकता, तो वायरस आपके भी सिस्टम में आ जाएगा। तो ये तो तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ देम, कि इन तमाम तरीक़ों से वायरस आपके कंप्यूटर में फैल सकता है। आखिरी नंबर 10 MCQs में हमसे कहते हैं क्लिक दिस लिंक एंड विन अ $5 वाउचर एट मैकडोनल्ड्स। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, कि अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ आपके सामने आ जाए कि भाई इस लिंक पे क्लिक करें और $5 का मैकडोनल्ड्स का वाउचर जीत जाए, तो ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है, स्कैम की, फिशिंग की, हैकिंग की या क्लिक जैकिंग की। तो ये नंबर सी ऑप्शन जो है क्लिक जैकिंग, के कोई ऐसी ऑफ़र देना कि जिसको देखते ही जो है ना आपके मुंह में पानी आ जाए और आपके यहाँ जी ज़बरदस्त बिस्मिल्लाह मैंने इसको सेलेक्ट करना है, तो उसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है वो आपने एक प्रोग्राम को परमिशन दे दी है कि आओ और मेरी बैंड बजाओ। तो ये जो है क्लिक जैकिंग कहलाता है। ओके, अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन एक्सरसाइज का वो कहता है व्हाई इज़ कंप्यूटर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट, राइट एनी 3 रीजंस, कि किसी 3 वजूहात के तहत आपने बताना है कि क्यों कंप्यूटर की सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज के दौर में कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है और कंप्यूटर हमें मुख्तलिफ़ किस्म की वर्क प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी में मदद देता है। तो जब मुख्तलिफ़ इदारों में या कोई भी पर्सन कंप्यूटर पे काम करता है तो उसका सारा डाटा, वो क्या काम कर रहा है और वर्क से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उस कंप्यूटर पे मौजूद होती है। तो ऐसे में अगर कंप्यूटर सिक्योर नहीं होगा, वो जो है वायरसेस के लिए बिल्कुल एक ओपन पैकेज होगा, तो उससे जो है आपके काम में बजाय इसके कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो बल्कि उल्टा डिले क्रिएट होंगे और आपको बहुत सारी जो है परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है अगर आपका सेंसिटिव डाटा आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कोई स्टील हो जाए या कोई गलत बंदा उसका गलत इस्तेमाल कर ले। तो इसलिए कंप्यूटर की सिक्योरिटी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के दौर में।
कंप्यूटर सिक्योरिटी को साइबर सिक्योरिटी या आईटी सिक्योरिटी भी कहा जाता है और इसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। अब इसके 3 रीजंस अलग अलग अगर बताए जाएं तो पहला है प्रिवेंटिंग अनऑथोराइज्ड एक्सेस। इसका मतलब है कि सिर्फ वो बंदा कंप्यूटर को एक्सेस करे जो कि कंप्यूटर के लिए ऑथोराइज्ड है। कोई भी ऐसा बंदा जिसको किसी खास किस्म के डाटा की एक्सेस नहीं होनी चाहिए कि कंप्यूटर आपका जो है उसके लिए अवेलेबल ना हो। आप रेस्ट्रिक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई नेटवर्किंग है तो नेटवर्क में आप मुख्तलिफ किस्म के क्लाइंट्स को अलग अलग किस्म की जो है एक्सेस गारंटी दे सकते हैं, उनके पासवर्ड सेट कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है अपना ऑथोराइज्ड एक्सेस को लिमिटेड कर सकते हैं। तो कंप्यूटर की सिक्योरिटी तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए। फिर सेकंड हमारे पास क्यों ज़रूरत पड़ती है सिक्योरिटी की, वो है प्रिवेंटिंग मेलवेयर्स। कि अगर आपके सिस्टम में वायरसेस आ गए तो वो आपके डाटा को करप्ट कर सकते हैं, अनयूजेबल बना सकते हैं या आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा स्लो डाउन कर सकते हैं। तो इस सूरत में आपको जो है फिर जाहिर सी बात है आपको काम में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इससे बेहतर यही है कि भाई वायरसेस को बचाने के लिए आप अपने पास कंप्यूटर में सिक्योरिटी का, एंटीवायरसेस का और दूसरे सॉफ्टवेयर्स का बिल्कुल पहले से जो है इंतज़ाम करके रखें। तीसरा रीज़न जिसकी वजह से हमारे पास कंप्यूटर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार करती है वो है प्रिवेंटिंग डाटा थेफ्ट। आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि लोगों का डाटा जो है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशंस का जो है वो हैक हो जाता है, कॉपी हो जाता है। फिर उसके बाद उनसे रैंसम मांगा जाता है भाई उस डाटा को, वरना अदरवाइज लीक कर दिया जाएगा। तो इस डाटा थेफ्ट को रोकने के लिए भी आपको जो है सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ती है। एक बाकायदा पूरा अच्छा आपके पास एक आईटी का सिक्योरिटी डिपार्टमेंट होना चाहिए जो कि आपकी किसी भी किस्म की जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है और जो भी आपका डाटा है सर्वर्स पर या डिवाइसेस के ऊपर, उसको डाटा को थेफ्ट होने से रोक सके। तो ये 3 अहम रीज़न है जिसकी वजह से कंप्यूटर सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। ओके भाई, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहता है क्वेश्चन नंबर 2 के एक्सप्लेन साइबर बुलिंग विद एन एग्जाम्पल। तो साइबर बुलिंग क्या होती है? साइबर बुलिंग का मतलब होता है कि आपने जो है ऑनलाइन टेक्नोलॉजी की मदद से, यानी कि इंटरनेट की और जो आजकल हमारे पास सोशल एडवांसमेंट आई हुई है, तो उन तमाम इंटरनेट और सोशल एडवांसेस को यूज़ करते हुए आप किसी को बामकसद तौर पे तंग करें, तो ये साइबर बुलिंग कहलाती है। तो साइबर बुलिंग के अंदर क्या क्या होता है कि आप भाई किसी भी शख्स से रिलेटेड कोई ऐसी बात पोस्ट करें या कोई नेगेटिव या कोई हार्मफुल कंटेंट जो कि उसके लिए हैरेसमेंट का या एम्बेरसमेंट का या ह्यूमिलिएशन का सबब बने, तो ये जो है ना सारी चीज़ें साइबर बुलिंग का हिस्सा होती हैं। मिसाल के तौर पे कि आप अपने दोस्त को कोई टेक्स्ट मैसेज कर देते हैं कि भाई ज़रा मैं बताता हूँ तुम्हें, तुम्हारे ना अब्बा को टेक्स्ट के मैसेजेस में जो है ना तुम्हारे जितने भी जो तुमने टेस्ट में नंबर लिए ना क्लास के अंदर, वो सारे मैसेज कर रहा हूँ कि तुम्हारी कितनी क्लास में ना पिटाई लगती है। या आप अपनी रिपोर्ट कार्ड जो आपका दोस्त छुपा रहा हो ना अपने घर पे, वो सारे ना उनके घर वालों को ना आप सेंड कर दें। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत बुरी हैं। या किसी को आप धमकियाँ में कोई मैसेज कर दें, तो ये सारी चीज़ें भी हैरेसमेंट में, थ्रेटनिंग में आती हैं। इसी तरीके से अगर आप कोई अपने दोस्त की बैंड बजाने के लिए कोई वेबसाइट बनाएं जिसमें उसके बारे में बहुत ही मीन किस्म के कमेंट्स या उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर आप जो है कमेंट्स करें, तो उससे भी उसको जो है ना बहुत नुकसान पहुंचेगा। तो ये सारी चीज़ें भी आपका साइबर बुलिंग का हिस्सा होती हैं। इसी तरह बहुत से लोगों को जो है ना फेक अकाउंट क्रिएट करके फेसबुक और ट्विटर पे बदनाम किया जाता है और उनका मजाक उड़ाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी साइबर बुलिंग का हिस्सा बनती हैं। इसी तरह आप जो हैं अगर मिसाल के तौर पे किसी से रिलेटेड कोई आपने गॉसिप्स किए हैं या कोई सीक्रेट है किसी का, या आपने कोई बेफजूल में जो है ना अनशंड किया जो है ना उसके बारे में आपने अफवाह उड़ा दी, तो ये सारी चीज़ें भी किसी भी इंसान की रेप्यूटेशन को बहुत डैमेज करती हैं। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि हमारे यहाँ मुआशरे के अंदर बाज़ औक़ात बिना किसी सबूत के बहुत से जो है ना इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं और इल्ज़ाम लगा के उनको डिफेम किया जाता है, बहुत उछाला जाता है, उनके इशूज़ को स्कैंडल्स बना दिए जाते हैं। और इन दी एंड जो है जो कि बंदा इल्ज़ाम लगा रहा होता है कि मैं विक्टिम हूँ और ये सारी चीज़ें इसने मेरे साथ बुराइयाँ की हैं, इन दी एंड कोई सबूत नहीं लेकर के आते। तो ये सारी चीज़ें जो है ना नहीं करनी चाहिए, सब साइबर बुलिंग का हिस्सा होती हैं। उसके बाद अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन कहता है वाई इज़ इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट, कि इंफॉर्मेशन का एक्यूरेट होना क्यों इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, डाटा एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि आपका जो भी डाटा अपलोड हो रहा है, जो भी आपकी प्रोसेसिंग होगी आगे, वो सब डिपेंड करती है डाटा की क्वालिटी के ऊपर।
अगर आपका डाटा और उसकी सोर्सेज बिल्कुल करेक्ट हैं तो आगे जो आप प्रोसेस करेंगे और जो प्रोसेस के बाद जो इन्फॉर्मेशन और जो एनालिसिस बनेगी वो सब भी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर आप डाटा इंटर ही गलत करेंगे तो उसके बाद उसका आउटपुट भी, आउटकम भी जो होगा वो करेक्ट नहीं आएगा, वो मिसलीडिंग होगा, और फिर वो अगर आगे यूज़ होगा फर्दर तो उसका मतलब जो भी आप काम करेंगे वो सारा का सारा गलत होगा। अगर आप मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अगर आपने फॉर्मूले में ही कोई मिस्टेक की हुई है, गलत फॉर्मूला लिख के सॉल्व करेंगे तो आंसर भी बिल्कुल गलत आएगा। तो इसलिए जो है इन्फॉर्मेशन की एक्यूरेसी, के इन्फॉर्मेशन किस सोर्स से ली गई है वो भी बिल्कुल रिलायबल सोर्स होनी चाहिए, करेक्ट डाटा होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, और फिर उसके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि वो डाटा जिस तरह से टाइप किया जा रहा है, जो आगे ट्रांसफ़र किया जा रहा है, वो भी बिना किसी मिस्टेक के एक्यूरेटली ट्रांसफ़र हो। अब इसकी मिसाल क्या है भाई, ये क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, कुछ मिसालों से आप समझ जाएं। अब अगर फ़र्ज़ करें कि जो है मिसाल के तौर पे रज़िया ने कोई कत्ल किया, अब पुलिस रज़िया को ढूंढ रही है गिरफ़्तार करने के लिए, और डाटा में अगर टाइप होते वक्त जो है रज़िया की जगह आई गायब हो गया रज़िया का, तो जो है वो कातिल रज़िया के बजाय रज़ा हो जाएगा और गिरफ़्तार भी रज़ा होगा। तो अब वो बेचारा एक टाइपिंग मिस्टेक की वजह से जो है रज़िया से रज़ा जो है मुजरिम करार पाया। तो इस किस्म की मिस्टेक जो है वो किस वजह से हुई, एक इनएक्यूरेट डाटा की वजह से। इसी तरीके से अगर हॉस्पिटल के डाटा में जो पेशेंट्स का जो भी रिकॉर्ड होता है, अगर उसमें कोई मिस्टेक हो जाए, किसी पेशेंट की जो है आपने जो भी स्टैटिस्टिक्स हैं वो गलत रिकॉर्ड कर ली, अब डॉक्टर ने देखा कि भाई इसमें फ़ला फ़ला चीज़ की इतनी कमी, उसने जो है गलत दवाई रिकमेंड कर दी। तो जैसा हमारे यहाँ होता है कि लोग जो है ना अच्छे खासे सेहतमंद रातों रात अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, तो वो ये सारे इनएक्यूरेट डाटा की वजह से होते हैं। तो ये डाटा एक्यूरेसी किसी भी इंसान के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है। अच्छा, इसी तरीके से किसी भी बिज़नेस के लिए भी जो है इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि जो है आपने अगर किसी भी कंपनी का जो डाटा कलेक्ट होता है सेल्स का या फ्यूचर के हवाले से, अगर वो डाटा सही कलेक्ट किया है तो उसके बिहाफ पर बिज़नेस के जो फ्यूचर के डिसीजंस हैं, जो बजटिंग है, फॉरकास्टिंग है, वो बिल्कुल करेक्ट होगी। और अगर वो डिसीजंस सही नहीं लिए हैं, इन्फॉर्मेशन सही नहीं है उनके पास, तो फिर आगे चल करके बिज़नेस का यकीनन कबाड़ा ही होगा। इसी इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी से रिलेटेड आपको एक बड़ी अच्छी सी एक मिसाल देता हूँ कि एक दफ़ा जो है नासा, जो अमेरिका की बहुत बड़ी स्पेस एजेंसी है, उनका तकरीबन 125 मिलियन डॉलर्स का जो है वो नुकसान हुआ था, सिर्फ और सिर्फ इसी एक टॉपिक की वजह से, इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी की वजह से। उन्होंने जो है 1999 के अंदर जो है एक मार्स ऑर्बिटर लॉन्च किया था ताकि वो मार्स प्लैनेट की जो है वो स्टडी कर सके, उसके एटमॉस्फेयर वगैरह की, और वो मिशन में तकरीबन 125 डॉलर के करीब, जो 125 मिलियन डॉलर के करीब जो है उसमें ख़र्चा हुआ था। अब इतनी महंगी एक जो है ऑर्बिटर सेटेलाइट गई, जब वो मार्स पर पहुंची, और अभी वो पहुंची थी कि काम शुरू होने से पहले ही जो है ना उसका जो है कनेक्शन लॉस्ट हो गया। कनेक्शन लॉस्ट हुआ, पता चला भाई वो ऑर्बिटर जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। फिर उन्होंने जो है ना उसकी पूरी तहकीक करी कि भाई आखिर क्यों डिस्ट्रॉय हुआ, कैसे डिस्ट्रॉय हुआ। तो पता चला कि भाई उसके डिस्ट्रॉय होने के पीछे हाथ ये था कि उसका एक इक्विपमेंट जो था वो वर्क कर रहा था ब्रिटिश कैलकुलेशन सिस्टम के ऊपर, जैसे पॉन्ड्स में ब्रिटिश वज़न को कैलकुलेट करते हैं, फोर्स को कैलकुलेट करते हैं, और दूसरा जो उनका इक्विपमेंट था वो अमेरिकन कैलकुलेशन सिस्टम पर, मैट्रिक सिस्टम पर कैलकुलेट कर रहा था। जैसे मिसाल के तौर पे हम जाते हैं ना, हम कोई भी चीज़ ख़रीदनी होती है बाज़ार से, तो हम नॉर्मली तौर पे वज़न के लिए किलोग्राम का यूनिट यूज़ करते हैं कि 1 किलो दे दो, 2 किलो दे दो। वहाँ ब्रिटिश के अंदर जो है ना, बरतानिया में किलो का यूनिट यूज़ नहीं होता, वो पाउंड का यूनिट यूज़ करते हैं। इसीलिए तो आप जब कहीं बेकरी पे जाते हैं तो केक हमेशा किलो में थोड़ी ना लेते कि मुझे 5 किलो का केक दे दो या 2 किलो का, आप हमेशा केक को पाउंड्स में लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्रिटिश की डिश थी और वही अपने साथ लाए थे और वो उसको पाउंड्स में इसके वज़न को कैलकुलेट करके बेचते थे। तो ये जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी की। अब उसके बाद अगला सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ इथिकल हैकिंग। तो जनाब, इथिकल का मतलब होता है इखलाकी, और हैकिंग का मतलब होता है कि किसी की भी जो है ना डाटा को हैक करना। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई, तो बिल्कुल अपोजिट बात है। तो जनाब, इथिकल हैकिंग जो होती है उसका दूसरा नाम जो होता है वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी होता है या पेन टेस्टिंग भी होता है, और ये कानूनी तौर पे किसी भी सिस्टम में, कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम में उसको ब्रेक करना, उसकी सिक्योरिटी को और उसके डिफेंसेस को चेक करने के लिए किया जाता है। इसीलिए इसके साथ एथिकल का वर्ड लगाया जाता है, वरना अदरवाइज
अगर आप बग़ैर किसी की इजाज़त के, बग़ैर किसी की परमिशन के, अगर आप किसी की सिस्टम की सिक्योरिटी को ब्रीच करके उसके डाटा को कॉपी करने या उसके सिस्टम में घुसने की, इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे तो ये एक बहुत ज़्यादा काबिल पनिशेबल क्राइम है और इसको हम जो है हैकिंग कहते हैं। लेकिन इथिकल हैकिंग जो होती है वो जो कि परमिशन से की जाती है और बाकायदा तौर पे इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है ताकि चेक कर सके कोई इदारा कि आखिर मेरी सिक्योरिटी जो है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हर साल मुख्तलिफ़ कंपनीज़ जो होती हैं, बल्कि कंपनीज तो आप प्रोफेशनल्स को हायर करती हैं, हैकर्स को इथिकली तौर पे, ताकि वो उस कंपनी की जो है ना हैकिंग करके उसकी जो भी वीकनेसेस हैं और जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं, यानी कि उस सिस्टम कहाँ से वीक है, कहाँ से हैक किया जा सकता है इसको, तो वो सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करके कंपनी को बताते हैं और फिर कंपनी के लिए उसके लिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स भी डिज़ाइन करते हैं कि आप किस तरीके से अपने सिस्टम को, नेटवर्क को जो है आप हैक फ्री बना सकते हैं। तो वो तमाम हैकर्स जो कि इस तरह से काम करते हैं इथिकल हैकिंग का, यानी कि कंपनीज बाकायदा हायर करती हैं, उनको पे किया जाता है और काफ़ी हैंडसम पे होती है उनकी, तो वो सारे हैकर्स जो होते हैं वो वाइट हैकर्स कहलाते हैं। ठीक है, वाइट हैट हैकर्स कहलाते हैं वो, कि भाई ये एथिकल हैकिंग करते हैं और सिस्टम को स्टडी करते हैं। और अगर आप ये काम इलीगली तौर पे करें, बिना परमिशन के, आपने कहा चलो आ जाओ बैंक अकाउंट लूट लेते हैं या किसी के ATM जो है ना कार्ड को हैक कर लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर आप बिना इजाज़त करेंगे तो फिर जो है आप ब्लैक हैट हैकर्स कहलाएंगे और फिर वो जो है ना उनकी बहुत मार पड़ती है, पकड़ में आ गए तो उनकी सज़ा भी काफ़ी सख्त होती है। ओके, अब उसके बाद हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, योर फ्रेंड हैज़ बिकम अ विक्टिम ऑफ साइबर हैरेसमेंट, व्हाट टू एडवाइसेस विल यू गिव हिम और हर। कि अगर आपके किसी भी दोस्त के साथ कोई साइबर हैरेसमेंट हो जाती है तो आप उसको 2 एडवाइसेस क्या देंगे। तो सबसे पहली तो एडवाइस जो ये है वो ये है कि आप सेव द एविडेंस, कि आप जो भी आपका फ्रेंड जिसके साथ हैरेसमेंट हुई है उसके ये कि आप जो है अपना एविडेंस सेफ रखें कि भाई आपके साथ हैरेसमेंट हुई है। अगर इन दी एंड आप जाते हैं या आप कहीं आप क्राइम की रिपोर्टिंग करते हैं किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के पास जाके, तो वो ऑब्वियसली आपसे सबूत मांगेंगे और अगर आपके पास सबूत नहीं होगा तो फिर आपकी कंप्लेन आगे फाइल नहीं हो सकेगी। तो इसलिए जब भी आपके पास कोई इस किस्म की थ्रेटनिंग लेवल पे कोई बात करे या कोई हैरेस करने की कोशिश करे, तो आप सबसे पहले उसका जो है ना हैरेसमेंट का आप अपने पास एविडेंस का बैकअप बनाइए और उसको सेव करके रखिए। और फिर आगे चल करके बजाय इसके कि कभी आप अपने हाथ में मामलात को लें, आपको चाहिए कि आप हमेशा किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट इदारे में जाके आप इसकी रिपोर्टिंग कराएं। जो साइबर क्राइम्स होते हैं इनके लिए हमारे पास नॉर्मल पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहिए, बल्कि इसके लिए एक बाकायदा पाकिस्तान में एक अलग इदारा बनाया गया है जिसको हम जो है नेशनल रिस्पांस सेंटर फॉर साइबर क्राइम्स कहते हैं। तो सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर मामला सीवियर हो जाए तो आप अपने तमाम एविडेंसेस को लेकर के अपने पेरेंट्स को सबसे पहले बताइए कि जो है ना आप जो भी आपके साथ वाक़या हुआ है पेरेंट्स को फर्स्ट डे से ही, और जो है ना आप सारी सिचुएशन क्लियर कीजिए। और फिर आगे चल करके अगर मामलात जो हैं ज़्यादा सीवियर होते हैं तो आप जा कर के इस इदारे में रिपोर्ट कर सकते हैं। आप इस इदारे में ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं और जो है आपके पास इनका एक हेल्पलाइन नंबर भी है 9911, इस पर भी कॉल करके आप 24/7 इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, वो कहता है कोई भी 2 ऐसे तरीके बताइए जिसके ज़रिए ईमेल अकाउंट हैकिंग को रोका जा सकता है। तो ईमेल अकाउंट को हैक होने से बचाना है तो आपके पास पहला तरीका तो ये है कि आप अपना जो ईमेल का पासवर्ड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेट कीजिए, यानी कि उसको सिंपल लेटर्स या खाली एक अपने नाम या डेट ऑफ बर्थ में ना खाली डिपेंड कीजिए, बल्कि आप उसका जो है पासवर्ड जो है वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ मुख्तलिफ जो अल्फ़ाबेट्स हैं, नंबर्स हैं और कैरेक्टर्स हैं, उनकी मदद से आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेलेक्ट करें। अब आप कहेंगे इतना बड़ा पासवर्ड याद कौन रखेगा, तो इतने बड़े पासवर्ड को याद रखने के लिए आप जो है मुख्तलिफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लास्ट पास है, 1 पासवर्ड है या की पास है। इस किस्म के जो सॉफ्टवेयर्स हैं इनका काम आपके मुख्तलिफ जो है ईमेल आईडीज़ और मुख्तलिफ पासवर्ड्स को सेव करना होता है। तो आप अपने पासवर्ड्स को इसके ज़रिए मैनेज कर सकते हैं, आपको भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है और आपका पासवर्ड भी स्ट्रॉन्ग होगा, कोई भी ईज़िली उसको गैस नहीं कर सकता। एक और तरीका जिसके ज़रिए आप अपने ईमेल अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं उसे कहते हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होती है कि इसके अंदर आप जो है जो आपकी ईमेल एड्रेस होती है उसके अंदर जो है आप अपना मोबाइल नंबर भी ऐड हुआ होता है। तो आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के ज़रिए अगर जब कभी भी आप अपने ईमेल एड्रेस को एक्सेस करेंगे तो आपके मोबाइल डिवाइस के ऊपर जो है
आपकी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर एक कोड मैसेज करेगा कि आपके अकाउंट को जो है ना एक्सेस करने की कोशिश की गई है, और अगर आप ही हैं, आपने ही अपने अकाउंट को लॉगिन करने की कोशिश की है, तो ये कोड मेंशन करें। अब अगर कोई इलीगली तौर पे आपके ईमेल अकाउंट को हैक कर रहा होगा, या आपका किसी के पास अगर जो है आईडी पासवर्ड चला गया है और वो जो है उसको यूज़ कर रहा है बिना आपकी इजाज़त, तो आपके पास मैसेज से पता चल जाएगा कि भाई किसी ने एक्सेस करने की कोशिश की है। तो अब पासवर्ड तो सिर्फ आपके पास होगा, तो जब तक वो पासवर्ड एंटर नहीं करेगा वो ईमेल में एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है भाई, तो आप जो है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के ज़रिए अपनी ईमेल आईडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद 7 क्वेश्चन हमारे पास हमसे कहता है, हाउ इज़ सॉफ्टवेयर पायरेसी हार्मफुल फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, कि सॉफ्टवेयर पायरेसी से सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को क्या नुकसान पहुंचता है। तो देखिए, सीधी सी बात है, जो सॉफ्टवेयर फर्म्स होती हैं वो सॉफ्टवेयर्स बनाती हैं, और अगर उसकी पायरेसी करके लोग जो है उसकी इलीगल कॉपीज़ बनाएं और बाकी लोगों में बांट दें, तो ऑब्वियसली उसके पैसे तो उस कंपनी तक तो नहीं पहुंचते, और जो इलीगल कॉपीज़ होती हैं वो काफ़ी चीप होती हैं। मिसाल के तौर पे जो हमने विंडोज़ का इससे पहले जिक्र किया था कि विंडोज़ की जो ओरिजिनल एक विंडोज़ 8 या विंडोज़ 10 की जो लाइसेंस है, वो एक सिंगल कंप्यूटर का जो लाइसेंस है वो तकरीबन अराउंड 15,000 के करीब है, सबसे बेसिक वाला। और सिंगल पीसी के लिए 15,000 की विंडोज़ कौन ख़रीदेगा। तो बाज़ औक़ात जो है हमारी सोसाइटी के अंदर लोग क्या करते हैं कि 50-100 रुपये वाली CD ली और जा कर के हमने जो है विंडोज़ इंस्टॉल कर दी। तो ये कहलाती है सॉफ्टवेयर पायरेसी। इस तरीके से जो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी होती है ना, उसके पास रेवेन्यू नहीं जाता, और लोग जो है ना, फिर कौन ख़रीदेगा 15,000 वाली। बहुत ही कम लोग जो होते हैं जो ऑफिस वगैरह में जो काम करते हैं खाली, यानी जिनके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है कि सिस्टम जो है ना एनी टाइम एक्टिव रहे, अपडेटेड रहे, और उसमें जो है कोई वायरस या कोई दूसरे क्रैशेस ना आए, तो वो फिर जो है ख़र्चा करके कंपनी से डायरेक्ट जो है ओरिजिनल विंडोज़ परचेज़ करते हैं, जो कि अपडेटेड भी होती है और वो क्रैश भी नहीं होती इतनी ज़्यादा। वरना अदरवाइज़ बाकी जो जितने मेजॉरिटी ऑफ यूज़र्स होते हैं वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं। अब विंडोज़ की जो डेवलपर्स हैं उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं जाएंगी, ज़्यादा पैसे नहीं जाएंगे, कम लोग लाइसेंस वाली विंडोज़ परचेज़ करेंगे, तो इससे उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, और वो जो है फिर ज़्यादा प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर खर्चे नहीं कर सकते, और ऐसा रिज़ल्ट जो है वो जो लाइसेंस की प्राइजेस हैं वो हमेशा इसीलिए हाई रखते हैं क्योंकि उनको पता होता है मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने तो उसको परचेज़ नहीं करना, सिर्फ गिनती के चंद लाइसेंस लोग जो हैं वो यूज़ करेंगे और बाकी सारे उसकी कॉपी करेंगे, तो उस चीज़ की फिर कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ फिशिंग। तो फिशिंग जो होती है वो एक साइबर क्राइम है जिसमें आप किसी भी पर्सन से कांटेक्ट करते हैं किसी भी ईमेल, टेक्स्ट मैसेज या टेलीफोन के ज़रिए, और ये आसान ज़बान में ये कह लें कि आप उसको बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। और बेवकूफ़ बनाने के लिए हमारे यहाँ बहुत सारे वर्ड यूज़ होते हैं, तो हाँ, आप फिशिंग एक वर्ड अच्छा यूज़ कर लें। तो फिशिंग जो है ना, उसके ज़रिए आप बिहेव ऐसे कर रहे होते हैं कि आप किसी बहुत ऑथेंटिक इदारे से हैं और उस इदारे की तरफ से आप कांटेक्ट कर रहे हैं, और जैसे जीतो पाकिस्तान का आपके पास कॉल आती रहती है, तो वो सब क्या कर रहे होते हैं, आपको जाहिर कर रहे होते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं कि भाई आपकी बाइक निकल आई, 5 तोले सोना निकल आया। बाज़ औक़ात बहुत से लोग जो होते हैं वो उस इन्फॉर्मेशन पे यकीन कर लेते हैं, बड़े खुश होते हैं, और वो जो है अपना डाटा देना शुरू कर देते हैं, जी बिल्कुल मेरा फ़ोन नंबर ये है, NIC नंबर ये है, और बैंक अकाउंट वगैरह दे देते हैं। तो वो बेवकूफ़ी करते हैं, और जब इस तरह से करते हैं तो फिर वो आगे चल कर के डाटा उनका लॉस हो जाता है, तो उससे उनको जो है आइडेंटिटी थेफ्ट और फाइनेंशियल लॉस का सामना करना पड़ता है। अब फिशिंग को 2 एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना है। तो पहली एग्जाम्पल तो ये है कि आपके पास ईमेल फिशिंग होती है जिसमें ईमेल के ज़रिए कांटेक्ट किया जाता है आपसे। जिसने कांटेक्ट किया होता है वो किसी भी मशहूर ऑर्गेनाइजेशन की एक ही तरफ से एक जाली ईमेल बना करके कि भाई मैं उस फलां इदारे से ताल्लुक़ रखता हूँ, वो आपसे कांटेक्ट करता है और आपसे डिटेल लेने की कोशिश करता है। एक मिसाल के तौर पे आपको एक फिशिंग ईमेल की एक मिसाल देता हूँ कि देखें, ये देखने से कैसा लग रहा है कि भाई ज़बरदस्त किस्म की एक ईमेल आई है, वो भी किसने दी है, नेशनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने। अब एक बंदे के पास ये ईमेल आई, उसमें लिखा हुआ है कि भाई एक वल्नरेबिलिटी हमने डिटेक्ट करी है आपके एप्पल फेस टाइम एप्लीकेशन के अंदर मोबाइल के, और अगर इस की वजह से जो है आपके डिवाइस की जो भी कॉल रिकॉर्डिंग्स होती हैं, वीडियोस होती हैं, जो कुछ भी होती है वो सारी आपकी बिना नॉलेज के जो भी है हैक की जा सकती हैं। तो उससे बचाने के लिए हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसपे सारे जितने भी सिटीजन्स हैं वो सारे के सारे वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या उनके मोबाइल का डाटा
कहीं कॉपी तो नहीं हुआ या कहीं इलीगल यूज़ तो नहीं हुआ। तो आप भी वेरिफिकेशन करने के लिए इस लिंक पे क्लिक करें। तो तालियां बजानी चाहिए इनके लिए, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने फिशिंग ईमेल बनाई है, और तालियां आपके लिए डबल बजेंगी अगर आपने जो है ना नीचे वेरिफिकेशन पे क्लिक कर दिया। क्योंकि ऑब्वियसली अगर इतना बड़ा कोई जो नेशनल सिक्योरिटी का कोलैप्स होगा तो वो आपको ईमेल के ज़रिए तो बताएंगे नहीं, वो ऑब्वियसली उनके पास और बहुत से सोर्सेज हैं, वो टीवी पे ऐलान करेंगे और आपको ये पर्सनली तौर पे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट वाले मैसेज नहीं करेंगे। दूसरी बात, सबसे पहले देखिए कि मैसेज आ कहाँ से रहा है। इसका ईमेल आईडी देखिए आप, from@domain@domainname.com। तो इस किस्म के फजूल नामों से जो है सिक्योरिटी एजेंसी वालों की ईमेल्स नहीं आती हैं, ना ही उनका इस किस्म का सब्जेक्ट होता है, ना ही जो है वो इस किस्म की वर्डिंग्स यूज़ करते हैं। तो थोड़ी सी अगर आप समझ का मुजाहरा करें तो इस किस्म के तरीक़ों से जो है अपना इम्पोर्टेंट डाटा लीक करने से आप बच जाएंगे। एक और तरीका जिसके ज़रिए अक्सर लोग अपना डाटा खो देते हैं या उनकी आईडीज़ हैक हो जाती हैं, वो फेसबुक मैसेजेस का एक बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। तो फेसबुक जो है, जो यूज़र्स होते हैं अक्सर उनके पास मुख्तलिफ़ किस्म के ना मैसेजेस वगैरह आते हैं जो कि SVG फाइल्स वगैरह होती हैं, ठीक है ना। ये एक वेक्टर ग्राफिक इमेज फ़ाइल होती है और इसमें ऐसा होता है कि आप जो है ना जब उस पर क्लिक करते हैं और सही आती भी जो है आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके किसी जो है जितने जो एडिट फ्रेंड्स हैं उनमें से किसी ने आपको ये भेजी है। और जब ये फ़ाइल आती है आपके पास और आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं या किसी ऐसी एडवर्टिजमेंट पे क्लिक कर देते हैं जिसमें लिंक होते हैं, तो वो उस लिंक पे क्लिक करने की वजह से आपके सामने कोई वीडियो या जो एडवर्टिजमेंट होती है वो उसका एक नया पेज खोलते हैं और आपसे कहते हैं कि भाई आपका कंप्यूटर जो है वो उस वीडियो को प्ले नहीं कर सकता। तो इस वीडियो को प्ले करने के लिए ना आपको ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपने इधर क्लिक किया एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के लिए, बहुत ज़्यादा शौक हुआ आपको वीडियो देखने का और आप समझ लें कि आपने ना अपने कंप्यूटर में वायरस डाउनलोड कर लिया है। तो वो जो वायरस होता है या जो स्पाईवेयर होता है वो आपकी डाटा को इलीगली तौर पे ट्रांसफ़र करने का काम करेगा और फिर आपके कंप्यूटर जो है उसकी ऐसी तैसी हो जाएगी। तो इस किस्म की चीज़ों से ज़रा बचा कीजिए और हर एडवर्टिजमेंट पे बिना सोचे समझे क्लिक नहीं किया करें। ओके, उसके बाद क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 9 में हमसे कह रहा है व्हाट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब होता है कि किसी भी इंसान को रिकॉग्निशन देना, क्रेडिट देना उसकी किसी न किसी क्रिएशन के लिए, उसके आर्ट फॉर्म के लिए या किसी भी ऐसी तख्लीक के लिए जो उसने अपनी टैलेंट्स को और अपने मेंटल जहानत को यूज़ करके की होती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की 3 टाइप्स होती हैं, 3 कैटेगरीज में इनको बांटा जाता है। पहला कहलाता है पेटेंट। तो पेटेंट जो होता है उसका मतलब होता है कि किसी भी इन्वेंटर को अगर उसने कोई चीज़ इन्वेंट करी है, कोई इक्विपमेंट या कोई भी इंजीनियरिंग ड्राइंग या डिज़ाइन वगैरह, तो उसको उसकी इन्वेंशन के लिए जो राइट दिया जाता है वो पेटेंट कहलाता है। पेटेंट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है और पेटेंट अगर आपका एप्लीकेशन जो है जो पेटेंट के ऑर्गेनाइजेशन में आप सबमिट करवाते हैं और अगर वो आपके नाम से अप्रूव हो जाती है तो फिर उसके बाद पाकिस्तान के अंदर आपको 20 साल के लिए राइट्स मिलते हैं, एक्सक्लूसिव राइट्स, कि वो इन्वेंशन या वो डिज़ाइन सिवाय आपके और कोई मार्केटाइज नहीं कर सकता, यानी उस डिज़ाइन के तहत कोई और बिजनेस नहीं कर सकता। तो सबसे पहले आपको अगर आपने कोई यूनिक किस्म की इन्वेंशन करी है या कोई आपने किसी काम को करने का कोई बहुत ही एफिशिएंट तरीका दरियाफ्त किया है तो आपको उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है और उसकी पूरी डिटेल्स जो हैं वो पेटेंट ऑर्गेनाइजेशन को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन को देनी पड़ती हैं। इसी तरीके से हमारे पास हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो मुख्तलिफ स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स की जो थीसिस या जो रिसर्च होती हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमें गाइडलाइंस देता है कि आप अपनी जो भी रिसर्च है आपकी उसको वहाँ पे सबमिट करवाइए और अपना सारा वर्क और अपनी सारी की सारी जो डिटेल है वो सबमिट करवाइए, फिर वो आपके नाम पर रजिस्टर्ड की जाएगी। इसी तरह हमारे पास सेकंड जो फॉर्म होती है इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, उसको हम कहते हैं कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब होता है किसी भी ऑथर को जो है अप्रिशिएट करना या क्रेडिट देना जिसने किसी भी किस्म का लिटरेरी या आर्टिस्टिक वर्क किया हो, जैसे कोई किताब लिखी हो, कोई बुक या कोई और लेक्चर या नोट्स वगैरह उसके हों, कोई म्यूज़िकल कंपोजिशन हो, गाने वाने, सॉफ्टवेयर वगैरह, ये सब कॉपीराइट के तहत प्रोटेक्ट किए जाते हैं। जैसे पेटेंट के अंदर कोई इन्वेंशन या कोई इंजीनियरिंग ड्राइंग और डिज़ाइंस होते हैं तो कॉपीराइट के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के आर्ट्स के या जो कि इंसान अपनी मेंटल गट्स या फीलिंग्स के ज़रिए बनाता है, जो भी चीज़ें प्रोडक्शन वगैरह, वो सब कॉपीराइट एक्ट के तहत प्रोटेक्ट किए जाते हैं।
इसके लिए भी आपको अपनी चीज़ों को जो है कॉपीराइट करवाने के लिए कॉपीराइट ऑर्गेनाइजेशन से रजिस्टर करवाना पड़ेगा। इसी तरीके से हमारे पास ट्रेडमार्क्स होते हैं। ट्रेडमार्क्स जो होते हैं वो ऐसे लोगोज होते हैं, डिज़ाइन होते हैं जो किसी खास इदारे की शनाख्त को या पहचान को शो कर रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे टोयोटा कंपनी, उसका एक डिज़ाइन है। तो अब मैं अगर ख़ुद कोई गाड़ियों की कंपनी खोलता हूँ या कोई जो है ना नई कोई गाड़ी बनाता हूँ, तो उसमें मैं टोयोटा का लोगो यूज़ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो टोयोटा वालों ने रजिस्टर्ड करवाया हुआ है और वो उनका एक ट्रेडमार्क है, उनकी पहचान है। इसी तरीके से होंडा वालों का भी मैं यूज़ नहीं कर सकता, ना ही BMW वालों का यूज़ कर सकता हूँ। तो ये जो है इन्होंने जो अपने ट्रेडमार्क्स हैं वो रजिस्टर्ड करवाए हुए हैं और वो सिवाय उनके वो डिज़ाइन कोई और दूसरा यूज़ नहीं कर सकता। उसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, वो हमसे कहता है कि डिफ्रेंशिएट कीजिए इन फॉलोइंग को उनके गिवन क्राइटेरिया के ऊपर। क्राइटेरिया भी इन्होंने खुद से ही हमें सवाल के अंदर प्रीडिफाइन कर दिया। एक छोटा सा हमें चार्ट बनाना पड़ेगा उसके लिए। तो इसमें हमें डिफ्रेंशिएट करना है वायरस, वॉर्म, एडवेयर और स्पाईवेयर के दरमियान। और क्राइटेरिया हमें दिया हुआ है, सबसे पहला जो क्राइटेरिया वो है लेवल ऑफ डेंजर, कि इनमें से हर कोई कितना ख़तरनाक है। तो वायरस बल्कि एडवेयर को हटा के बाकी सारे के सारे वेरी हार्मफुल हैं, और एडवेयर जो होता है वो थोड़ा सा लेस हार्मफुल होता है, क्योंकि ये जो है ज़्यादा डाटा को या हार्डवेयर को नुकसान नहीं पहुंचाता, बाकी सब नुकसान पहुंचाते हैं डाटा को। उसके बाद अगला जो क्राइटेरिया उसमें लिखा है कि हाउ इज़ इट इनिशिएटेड, कि ये स्टार्ट कैसे करते हैं, काम क्या करते हैं। वायरस जो होता है वो आपको मालूम है कि वो आपके पास नेटवर्क के ज़रिए या किसी भी इन्फेक्टेड फाइल के ज़रिए पहुंच सकता है, और उसके बाद वो अपनी डुप्लीकेट कॉपीज़ बनाता है और उस फाइल को भी डैमेज करता है, और जिन फाइलों के साथ वो ख़ुद को अटैच करता है उन सबको वो डैमेज करता है, और आपकी नॉलेज के बगैर ये सारा काम बैकग्राउंड में वो कर रहा होता है। इसी से मिलता जुलता हमारे पास जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर वॉर्म होता है, वो तो जो है किसी फाइल से एसोसिएशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर एक दफ़ा वो रन हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए, तो फिर वो बैकग्राउंड में आपकी रेप्लिकेशन स्टार्ट रखता है और वो मुख्तलिफ जो है कॉपीज़ बनाता रहता है। इससे भी कंप्यूटर को बड़ा जो है उसकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। एडवेयर जो होता है उसका काम सिर्फ और सिर्फ एडवर्टिजमेंट के पॉपअप्स को डिस्प्ले करना होता है, और ये आपकी इंटरनेट ब्राउज़र की सेटिंग्स को भी चेंज कर सकता है, जैसे होम पेज या डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन वगैरह जो हैं ये ख़ुद से एडजस्ट कर सकता है। तो ये इतना ज़्यादा इसीलिए डेंजरस नहीं होता क्योंकि डाटा को ये करप्ट या थेफ्ट नहीं करता। स्पाईवेयर तो जासूस होता है, जेम्स बॉन्ड की तरह काम करता है, और बैकग्राउंड में रह करके ना ये आपके सारे जो जितना भी डाटा होता है, ट्रांजैक्शंस हो गई, ईमेल्स हो गई, आपके आईडीज़ और पासवर्ड, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है कैप्चर करके ये भेजता रहता है। तीसरा हमारे पास जो क्राइटेरिया है वो कहता है डैमेज दैट कैन बी डन टू डाटा एंड हार्डवेयर, कि ये सारे के सारे चारों वायरसेस, ये जो चारों मेलवेयर्स हैं, ये क्या डाटा और हार्डवेयर पे असर करते हैं, क्या नुकसान पहुंचाते हैं। तो वायरस आपके डाटा को मैनिपुलेट भी कर सकता है, चेंज कर सकता है, करप्ट कर सकता है, और आपके प्रोग्राम्स की भी परफॉर्मेंस पे असर डालता है। वैसे नॉर्मली तौर पे वायरसेस हार्डवेयर को तो डायरेक्टली इन्फेक्ट नहीं करते, क्योंकि वायरस एक प्रोग्राम है, और प्रोग्राम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कोई ख़ास कोड होता है जो कि मुख्तलिफ दूसरे प्रोग्राम्स को या कोड्स को या डाटा को करप्ट करता है। लेकिन आज के दौर में कुछ मॉडर्न वायरसेस ऐसे भी हैं जो कि हार्डवेयर को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। जी जनाब, कुछ ऐसे वायरसेस हैं जो कि आपके CPU के फ़ैन को रोक सकते हैं या उसकी परफॉर्मेंस को बंद कर सकते हैं। अब अगर CPU का फ़ैन आपका अगर काम करना बंद कर देगा तो सिस्टम हीटअप होकर के आपका CPU, आपका प्रोसेसर ख़राब हो सकता है। जबकि वायरस के पड़ोस में जो वॉर्म है, इसका काम जंक फाइल्स क्रिएट करना होता है, यानी फजूल में आपके गार्बेज क्रिएट करके आपकी इंटरनल स्टोरेज जो होती है, आपकी रैम, वो टोटली जो है वो कंज्यूम कर लेगा और आपकी मेमोरी जो है वो पूरी फुल कर देगा। तो ये आपके सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा हैवी कर देता है। एडवेयर सिर्फ और सिर्फ आपकी मेमोरी कंज्यूम करता है। बहुत सारे जब एडवर्टिजमेंट ओपन होती है तो आपकी रैम की यूसेज और प्रोसेसर की यूसेज अचानक थोड़ी देर के लिए बढ़ जाती है। स्पाईवेयर जो होता है वो खामोशी से पीछे काम करता रहता है, वो इतना ज़्यादा बर्डन नहीं करता आपके डाटा पर या आपके हार्डवेयर के ऊपर, बल्कि वो उसका काम तो जासूस की तरह सिर्फ आपके डाटा की कॉपीज़ करना और आगे नेटवर्क के ज़रिए उसको सेंड करना होता है। अब फोर्थ जो हमारे पास क्राइटेरिया है वो है कि कंप्यूटर की स्पीड पे इन चारों से क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखें, वायरस की वजह से आपकी कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो काफ़ी स्लो हो जाती है, ठीक है ना। इसी तरीके से वॉर्म भी यही काम करता है कि आपकी स्पीड जो है स्लो कर देगा, परफॉर्मेंस भी जो है आपकी बिल्कुल स्लो हो जाएगी। एडवेयर परफॉर्मेंस पे कोई ज़्यादा असर नहीं डालता,
बहुत सारी एडवर्टीजमेंट आपको तंग करती हैं, बस ये आपकी डिस्ट्रैक्शन करती हैं और इससे आपकी प्रोसेसिंग थोड़ी बहुत जो है डाउन हो सकती है, वरना अदरवाइज़ ये इतना ज़्यादा बर्डनाइज नहीं करता। और स्पाईवेयर तो बिल्कुल खामोश रहता है और खामोशी से जो है आपकी गिवन हार्डवेयर रिसोर्सेज को यूज़ करता रहता है। आखिरी क्राइटेरिया कि ये फैलते किस तरीके से, तो ये सारे के सारे जो प्रोग्राम्स हैं इनको फैलने के तीनों ज़राए जो हमने एमसीक्यूज़ में भी पढ़े थे कि या तो ये नेट से डाउनलोड हो सकते हैं, या ईमेल के ज़रिए आ सकते हैं, या भी किसी इन्फेक्टेड यूएसबी या सीडी ड्राइव से आपकी कंप्यूटर का हिस्सा बन सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अब लास्ट जो क्वेश्चन है वो है मैच द कॉलम्स का। तो मैच द कॉलम्स हमारे बड़े सिंपल हैं। इसमें सबसे पहले हमसे कह रहा है कि प्रेजेंटिंग समवन्स आइडिया एज योर ओन विदाउट एक्नॉलेजिंग द ऑथर इज कॉल्ड, कि वो बिना किसी को क्रेडिट दिए आप किसी दूसरे की कॉपी पेस्ट करके आइडिया को अपना आइडिया बना करके अगर आप शो करते हैं, तो इसका नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर है वो है एफ ऑप्शन। उसको प्लेजियरिज्म कहते हैं और ये करना बुरी बात है। सेकंड हमसे एमसीक्यू इसमें मैच द कॉलम में कहता है कि एक एडवर्टाइजिंग सॉफ्टवेयर जो कि मुख्तलिफ एड्स और पॉपअप शो कर देता है विंडोज़ की स्क्रीन पर, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है भाई? इसका करेक्ट आंसर है ए, एडवेयर। और ये एडवेयर जो होता है ना, ये आपके पास मुख्तलिफ एडवर्टिजमेंट खोल देता है और अगर आप उस एडवर्टिजमेंट पर क्लिक करें तो हो सकता है आपके पास वायरसेस भी डाउनलोड हो जाए। थर्ड हमारे पास जो मैच द कॉलम है वो कहता है क्राइम दैट इज़ कमिटेड थ्रू अ कंप्यूटर सिस्टम। अगर आप कंप्यूटर सिस्टम के ज़रिए कोई क्राइम कमिट करते हैं तो वो क्या कहलाएगा भाई? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई, उसको साइबर क्राइम कहते हैं, जो आप कंप्यूटर या नेटवर्क डिवाइसेस की मदद से एग्जीक्यूट करते हैं। फोर्थ हमसे कहता है अ सीक्रेटिव सिक्योरिटी कोड दैट वेरीफाइज यूजर्स आइडेंटिटी, कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि एक सिक्योरिटी कोड है जिससे आप यूज़र की आइडेंटिटी को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो भाई ये जो है ऑप्शन नंबर सी, पिन, जिसका मतलब होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये इसका करेक्ट आंसर है। नंबर 5 हमसे कहता है अ पर्सन दैट गेन्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अदर कंप्यूटर्स बाय बाईपासिंग पासवर्ड्स। तो नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन। क्रैकर एक ऐसा बंदा होता है जो कि बिना इजाज़त के अगर आपके सिस्टम में घुस जाए तो उसको हम क्रैकर कहते हैं और उसको पासवर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती, वो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स की मदद से जो है उन सबको बाईपास कर देता है। लास्ट हमारे पास मैच द कॉलम नंबर 6 कहता है अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर दैट प्रिवेंट्स थ्रेट्स एंड डाटा लॉस फ्रॉम अ कंप्यूटर। ऐसा सॉफ्टवेयर बताइए जिसकी मदद से आप जो है डाटा लॉस को और कंप्यूटर के मुख्तलिफ जो थ्रेट्स होती हैं मेलवेयर्स की, उनको रोक सकते हैं। तो इसका आंसर जो है वो है डी ऑप्शन, यानी एंटीवायरस। तो एंटीवायरस वो एक सॉफ्टवेयर होता है या एक ऐसा सॉफ्टवेयर पैकेज होता है जो कि मुख्तलिफ किस्म की, ये जो चारों हमने ऊपर चार्ट के अंदर जो सॉफ्टवेयर्स पढ़े थे उन सब से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। तो इस तरह से चैप्टर नंबर 5 की कंप्लीट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हो गया है। थैंक यू।